सुलोचना की 4 बहुएं अलग अलग धर्म की थी। एक बहू हिंदू धर्म की रुचि, क्रिश्चियन धर्म की अलीना, मुस्लिम धर्म की हयात, पंजाबी धर्म की जसलीन, जो कि काफी अच्छी थी। सुलोचना खुद से बात करते हुए कहती है, मेरे एक भी बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी अपनी पसंद की बहुएं ला कर रख दी और चारों बहुएं अलग अलग धर्म की। बस मेरा छोटा वाला बेटा राहुल ही बचा है जिसकी शादी होनी है, लेकिन मैं उसकी शादी किसी दूसरे धर्म की लड़की से नहीं करवाने वाली। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही राहुल की शादी करवाऊंगी। मेरे भी अरमान थे कि मैं अपने बेटे की शादी करवाऊं, अपनी पसंद की लड़की से करवाऊं, लेकिन मेरे एक भी बेटे ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब बस राहुल की शादी में ही मैं अपने अरमानों को पूरा कर सकती हूँ। सुलोचना के ज्यादा अरमान थे कि वो अपने बेटे राहुल की शादी में काफी कुछ अलग अलग करे। और वहीं राहुल एक सिख लड़की हेमा से बहुत प्यार करता है। हेमा राहुल को समझाते हुए बोलती है, राहुल तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन शादी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और हम अपने परिवार वालों को निराश करके उनके अरमानों को ठेस पहुंचाकर एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा। उन्होंने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया है और अब हम ही उनके बारे में नहीं सोचें, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूँ मैं, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से शादी ही करेंगे ना। देखो, अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कठिनाई आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने प्यार से ही दूर चले जाना चाहिए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को मना लूंगा और मुझे यकीन है कि मेरे परिवार वाले भी मान जाएंगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज तक तो हम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोच रहे थे ना, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मेरी शादी करवाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें जरा से भी ठेस पहुँचे, इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो और मैं अपने परिवार पर ध्यान दूंगी। ये तुम बहुत गलत कह रही हो। मेरे घर में मेरी सारी भाभियां अलग अलग धर्म की हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को भी मना लूंगा। अगर तुम मेरे साथ छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगा? कम से कम मेरा साथ तो दो ताकि मैं सबको मना पाऊं। देखो, प्यार करना बहुत आसान था, लेकिन प्यार को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल से ही हमें लड़ना है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग मुश्किल से आराम से लड़ लेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने बारे में सोचने लग गई थी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। मुझसे दूर जाने की बात से ही तुम इतना घबरा गए थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों अपने परिवार वालों को मनाकर हमेशा साथ ही रहेंगे। देखना, हम जल्दी सबको मना लेंगे। हेमा और राहुल अब दोनों ही अपने परिवार वालों को मनाते हैं और परिवार वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। सुलोचना की 5वीं बहू सिख आ जाती है और सुलोचना के अरमानों पर पानी भी फेर देती है। सुलोचना अपनी बहू से खुश तो थी, लेकिन सुलोचना को कहीं न कहीं बहुत सी बातें खाई जा रही थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन उमा सुलोचना के पास आती है और बोलती है, क्या बात है सुलोचना, आखिरकार आस पड़ोस वाले लोगों की बात सच ही निकल गई। तेरी 5वीं बहू भी अलग धर्म की ही आई। वैसे कुछ भी हो, तूने पता नहीं कितने सपने देखे होंगे अपने बेटों की शादी के लिए, लेकिन तेरे एक भी बेटे की शादी तेरे पसंद की लड़की से नहीं हुई और बहुएं भी तो अलग अलग धर्म की आई हैं। तो खुश तो है ना अपनी बहुओं के साथ? तू यहाँ मेरी खुशी पूछने आई है या फिर अपनी पार्टी का बंदोबस्त करने के लिए आई है? मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ क्यों आई है, इसलिए ज्यादा घुमा फिरा कर बातें मत कर। जो भी बात है सीधा सीधा बोलना। मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि अब तो तेरे 5 बेटों की शादी हो गई है। घर में कोई दावत का तो प्रोग्राम बना। आस पड़ोस के लोग तेरे घर की दावत का इंतजार कर रहे हैं। 5 धर्म की बहू आई हैं। 5 धर्म की बहू अगर खाना बनाएंगी तो अलग अलग व्यंजन खाने को मिलेंगे। बता तो सही, दावत कब रख रही है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मर्जी से इस घर में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछ। अगर तुझे दावत का प्रोग्राम जानना है तो जाकर मेरी 5 बहुओं से पूछ ले। लेकिन मुझे अपनी बहुओं से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश भी नहीं हूँ। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे बेटों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं बहू से कैसे शिकायत करूँ? और वैसे भी दावत का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। 4 लोग आएंगे, 4 सवाल करेंगे, इससे अच्छा तो कोई दावत ही ना हो। सुलोचना काफी उदास रहने लगी थी। ये सब उसकी 5 बहुएं काफी नोटिस कर रही थी। एक दिन सुलोचना जब अपने कमरे में अकेले बैठी होती है तो सुलोचना की 5 बहुएं उसके पास जाती हैं और रुचि अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या बात है? हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ ज्यादा ही उदास लगती हैं। माँ जी कोई बात है तो हमें बताइए ना,
हम आपकी बहुएं हैं, भले ही आपके बेटों की पसंद से आई हैं, लेकिन है तो हम सब आपकी बहू ना। अम्मी जान बोलिए ना, कोई परेशानी है तो, कोई मसला है तो हमें बताइए। तुसी चिंता मत करो मम्मी जी, 5 बहुएं हैं आपकी, 5 बहुओं को अपनी शिकायतें बता दो, चुटकियों में आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। बताइए ना मम्मी जी, क्या दिक्कत है आपको? यस मॉम, हम आपके साथ हैं। अगर हमें आप बताएंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो देखना, गॉड भी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। बताइए ना मॉम, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी अपसेट नहीं देख सकते, पर कुछ दिनों से आप अपसेट दिख रही हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम 5 मेरी परेशानियां हो। तुम 5 अलग अलग धर्म की बहुएं हो और आस पड़ोस के लोग मुझसे दावत मांग रहे हैं। मैं कैसे दावत दे दूं? तुम 5 अपने अपने धर्म का खाना बना दोगी और कोई कुछ बना दे जो लोगों को पसंद ना आए, पूरा बवाल खड़ा हो जाए, तब मैं क्या जवाब दूंगी? इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम 5 से मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं कहीं भी मुंह नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी 5 अलग अलग धर्म की बहुएं आई हैं। अपनी सास की बातें सुनकर 5 बहुएं सुलोचना के कमरे से बाहर आती हैं और सबसे छोटी देवरानी हेमा बाकी चारों से बोलती है, माँ जी बहुत परेशान है। उन्हें यही बात खाए जा रही है कि उनके 5 बेटों की शादियां हो गई और उन्होंने कोई दावत नहीं दी। लोग उनसे दावत मांग रहे हैं, उनसे पार्टी मांग रहे होंगे, लेकिन वो खुश नहीं है तो कैसे दावत दे सकती हैं? लेकिन हम उनकी बहुएं हैं और 5 बहुओं को अपनी सास को खुश करना पड़ेगा, इसलिए हम दावत करेंगे, ठीक है? 5 बहुएं मिलकर आस पड़ोस के लोगों को, नाते रिश्तेदारों को दावत के लिए बुला लेती हैं और अगले दिन जब दावत होती है तो सारी तैयारियां वो खुद ही करती हैं। 5 धर्म की बहुएं अपने अपने धर्म का बेस्ट खाना बनाती हैं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। सब लोग आ जाते हैं और दावत शुरू हो जाती है। तभी सुलोचना भी बाहर आती है और लोगों को देखती है। वो अपनी बड़ी बहू से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में दावत हो रही है और मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? और दावत में तुम लोगों ने क्या बनाया? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझे तो डर लग रहा है। अरे सुलोचना, तेरी 5 बहुएं अलग अलग धर्म की हैं और दावत बहुत अच्छी है। मैंने आज तक ऐसी दावत कभी नहीं खाई जैसी तेरे यहाँ खा रही हूँ। अलग अलग जगह का स्वाद, अलग अलग धर्म का स्वाद है और वो भी इतना बढ़िया, सच में दिल खुश हो गया। तू तो बहुत किस्मत वाली है। हर कोई सुलोचना की 5 बहुओं की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर सुलोचना को भी बहुत खुशी होती है और इसी के साथ अंत में 5 धर्मों की बहुओं की दावत सफल रहती है और सुलोचना भी खुश हो जाती है। पूर्णिमा अपनी माँ की मौत के दुख में खोई हुई थी। वो घर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुक गई। घर के सामने नई गाड़ी देखकर पूर्णिमा चौंक गई। वो गाड़ी फूलों से सजी हुई थी। ये नई गाड़ी हमारे घर के सामने आकर क्यों रुक गई? किसकी गाड़ी है ये? तभी पूर्णिमा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचा। गाड़ी में से पूर्णिमा का पिता मोहन नीचे उतरा। मोहन शादी के जोड़े में था और मोहन के बाद एक औरत बाहर आई। पूर्णिमा को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। आओ आओ रत्ना, आज से ये घर तुम्हारा है। वाह, बड़ा सुंदर घर है आपका। लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है। चलो अंदर चलो। पूर्णिमा रो रही थी लेकिन उसके पिता ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोहन की नई बीवी रत्ना ने पूर्णिमा को देखा और कमरे के अंदर जाने के बाद उसने मोहन से पूछा, वो घर के बाहर जो लड़की खड़ी है वो कौन है? वो असल में वो मोहन घबरा गया लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर कहा, वो मेरे घर की नौकरानी है। बेचारी के माँ बाप मर गए हैं, यहाँ आकर रो रही थी तो मैंने उसे काम पे रख लिया। वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वो अभी भी क्यों रो रही है? माँ बाप को याद कर रही है शायद। मैं चाहे जितना भी प्यार दे दूं, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, खैर अब जाओ, मुंह हाथ धो लो। मैं पूर्णिमा को खाना बनाने के लिए कहता हूँ। रत्ना मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी मोहन ने पूर्णिमा को बुलाया। पूर्णिमा, अरे पूर्णिमा, इधर आ, करम चली, इधर आ। पूर्णिमा रोते हुए आई। पापा, आपने फिर से शादी कर ली पापा। चुप, एकदम चुप। आज से तू मुझे पापा कहकर नहीं बुलाएगी। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। आज से तू इस घर की नौकरानी है और रत्ना को कुछ भी बताया ना तो मैं तुझे इस घर से तो क्या, इस दुनिया से निकाल दूंगा। हाँ। पूर्णिमा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसे मोहन की बात चुपचाप माननी पड़ी। उसने अपनी नई सौतेली माँ के लिए खाना बनाया। ये लीजिए मालकिन, खाना बन गया है। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया। गुड गर्ल। अरे रत्ना, ऐसे इतना सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो कुछ दिन बाद ये सर पे चढ़कर नाचेगी। ए, तू जा, अब हम खाना बनाएंगे।
पूर्णिमा रसोई में ही सो गई। उसकी माँ को मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। पूर्णिमा अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। स्कूल जाते वक्त वो अपनी माँ को हंसती हुई देखकर गई थी, लेकिन लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है और उसका शरीर सफेद चादर से ढका हुआ है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, बात करो माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? कुछ तो बोलो ना माँ। पास में ही मोहन बैठा हुआ था। उसने कहा, वो बात नहीं करेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है मतलब? कैसे हुआ ये सब? जाते वक्त तो माँ एकदम ठीक थी। अरे मौत कब और कैसे आ जाए ये कौन बता सकता है। चल हट जा, तेरी माँ को शमशान ले जाना है। पूर्णिमा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ की लाडली बेटी थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ की डेड बॉडी को जोर से पकड़े हुए थे, लेकिन मोहन ने जबरदस्ती पूर्णिमा को वहां से हटा दिया और घर के बाहर फेंक दिया और फिर डेड बॉडी लेकर वहां से चला गया। उसके बाद पूर्णिमा ने और कभी अपनी माँ को नहीं देखा। आज रसोई में सोए हुए पूर्णिमा यही सब सोच रही थी और रो रही थी। माँ, काश मैं उस दिन स्कूल ना गई होती तो आज आप जिंदा होती। मुझे पता है मैं घर पर रहती ना तो मैं आपको बचा लेती, नहीं तो मैं भी आपके साथ चली जाती। माँ, अब कहाँ हो माँ, अब कहाँ हो? इतनी सी उम्र में माँ को खोने का दुख क्या होता है वो सिर्फ उसे ही पता होता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। ऊपर से अब पूर्णिमा की नई सौतेली माँ आ चुकी थी। उसे पूर्णिमा बता भी नहीं सकती थी कि असल में वो इस घर की बेटी है। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मोहन ने रत्ना के मन में भी जहर घोल दिया। रत्ना पहले तो पूर्णिमा के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूर्णिमा से दिन रात बस काम करवाने लगी। पूर्णिमा सुबह से उठकर घर का काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटकर रात तक वो फिर से घर का काम करती थी। इसी तरह दिन बीत रहा था। पूर्णिमा को कम से कम स्कूल में तो थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन मोहन को तो बस एक ही चीज से मतलब था, उसे बेटा चाहिए था। कुछ ही दिन में रत्ना गर्भवती हो गई और मोहन ने उससे कहा, सुनो रत्ना, अब से तुम केवल नहाने और बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठोगी, बाकी समय बिस्तर पर ही रहोगी, समझ गई? अच्छा, और बिस्तर पर मुझे खाना लाकर कौन देगा? क्यों, पूर्णिमा है ना? वो तो स्कूल चली जाती है। हाँ तो नहीं जाएगी स्कूल, वैसे भी पढ़ के क्या ही उखाड़ लेगी। ए पूर्णिमा, आज से तेरा स्कूल बंद, आज से तू बस रत्ना का ख्याल रखेगी, समझ गई? पूर्णिमा को पढ़ाई लिखाई करने में मजा आता था, लेकिन वो भी उससे छीन लिया गया। वो रत्ना की सेवा करती रही। पूर्णिमा की जिंदगी बर्बाद हो गई। पूर्णिमा, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आ। लाई मालकिन। और हाँ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी और बैंगन का भरता बनाकर ला। लेकिन मैंने तो दाल चावल बना लिया है मालकिन, आप ही ने तो कहा था दाल चावल बनाने के लिए। हाँ, तब दाल चावल खाने का मन हो रहा था, लेकिन अभी रोटी और बैंगन का भरता खाने का मन हो रहा है। जा लेकर आ। पूर्णिमा, रत्ना जो बोल रही है वो चुपचाप कर, नहीं तो। अभी रोटी और बैंगन भरता लाती हूँ मालकिन। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे 1 कप चाय देकर जाना। ठीक है मालकिन, अभी लाती हूँ चाय। वो पूरा दिन रत्ना और मोहन की फरमाइश सुनती थी और रात को रसोई में सो जाती थी। कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था। वो सोए हुए बस अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं अकेली यहाँ बहुत दुखी हूँ। रत्ना को गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। मोहन बेसब्री से उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बाद रत्ना के पेट में दर्द शुरू हुआ। लेबर पेन की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर पूर्णिमा घर संभालने लगी। एक रात पूर्णिमा सोई हुई थी, तभी उसके सपने में उसकी माँ आई। बेटी, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ, तेरे पास, तेरे दिल में। बेटी, फिर से एक बड़ा खतरा आने वाला है, तू सतर्क रहना, तुझे होशियारी से काम लेना है। सतर्क रहना बेटी, सतर्क रहना। पूर्णिमा की नींद टूट गई। माँ, मुझे सतर्क रहने के लिए क्यों कह रही थी? क्या खतरा आने वाला है? नहीं, मुझे सतर्क रहना ही होगा। अगले ही दिन अस्पताल में रत्ना ने एक लड़की को जन्म दिया और उसे लेकर घर चली आई। रत्ना बहुत खुश थी, लेकिन मोहन गुस्से से लाल हो गया था। फिर से बेटी, लगता है ये रत्ना भी लड़का नहीं पैदा कर सकती, अब इसे भी मारना पड़ेगा। मोहन ने दुकान से मिठाई खरीदी और उसमें जहरीली दवाई मिला दी, लेकिन उसे ये मिलाते हुए पूर्णिमा ने देख लिया। मोहन ने मिठाई का डिब्बा रत्ना को दिया और कहा, ये लो रत्ना, मिठाई लाया हूँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद खा लेना। हाँ। मोहन चला गया। रत्ना जैसे ही मिठाई खाने को गई, वैसे ही पूर्णिमा दौड़कर आई और मिठाई फेंक दी। ये क्या किया तूने? आपकी जान बचाई। पूर्णिमा ने अब रत्ना को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या तू उनकी बेटी है? तेरी माँ मर गई है, वो मुझे भी मारना चाहते थे। हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, लगता है मेरी माँ को भी पापा ने ऐसे ही मारा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप और मैं मरने का नाटक करके पड़े रहते हैं और मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख देते हैं। दोनों ने वही किया।
कुछ ही मिनट के बाद मोहन वहां आया। मर गए दोनों। हाँ, इसी तरह पूर्णिमा की माँ को भी मारा था मैंने। अब मैं फिर से शादी करूंगा, मुझे बेटा ही चाहिए। तभी पूर्णिमा और रत्ना दोनों उठ गई। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, पुलिस भी आती ही होगी। आपका भांडा फूट गया है। पूर्णिमा की वजह से मोहन पकड़ा गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूर्णिमा ने रत्ना को माँ कहकर पुकारा और माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी। लखनऊ शहर में सुमन देवी नाम की एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी। उनका बेटा रोहित और बहू नेहा भी उन्हीं के साथ रहते थे। सुमन देवी एक सरकारी नौकरी करती थी और उनकी तनख्वाह से ही पूरे घर का खर्च चलता था। रोहित और नेहा का स्वभाव बहुत ही नालायक था। दोनों की आदतें खर्चीली थी और वे दिन रात बस मौज मस्ती में लगे रहते थे। सुमन देवी उन्हें हमेशा समझाती रहती थी, पर उन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो तो एक कान से बात को सुनते और दूसरे से निकाल देते। सुमन देवी हर दिन कड़ी मेहनत करती। सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाती और देर शाम लौटती। उनकी तनख्वाह महीने के अंत में आती, जिससे वो घर का खर्च चलाती और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती। लेकिन रोहित और नेहा की आदतों के कारण उनका पैसों को बचाना मुश्किल हो जाता था। रोहित, चलो ना, पिक्चर का टाइम हो रहा है। माँ जी जरा 500 रुपए देना। हाँ, एक काम करो माँ, 1000 दे दो। तुम दोनों कल ही तो होटल में खाना खाने गए थे, आज फिर पिक्चर देखने जा रहे हो। अरे ये रोज रोज फालतू के खर्चे करना कम करो, थोड़ा जोड़ कर रखो, बुरे वक्त के लिए बचाओ। पैसा काम आता है, सेविंग करो। रोहित बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी छूटी है तुमने दूसरा काम भी नहीं ढूंढा। तुम जानते हो मेरी नौकरी से ही घर का खर्च चल रहा है। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? हमारे पास तो छत भी नहीं है। जहां मेरी नौकरी छूटी ये सरकारी क्वार्टर भी हमें खाली करना पड़ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, तब की तब देखी जाएगी। अब जब तक आपकी नौकरी है तब तक तो हमें एंजॉय करने दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हम दोनों को नजर लगाती हो। हम दोनों का बाहर घूमना आपको पसंद नहीं है। माँ, जब हम कहीं जा रहे होते हैं ना, तभी तुम टोक कर हमारा मूड खराब कर देती हो। मैं जा ही नहीं रहा पिक्चर देखने। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपके टुकड़ों में पल रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो समझाती हूँ तुम्हें। रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुमित्रा देवी अंदर जाती है और जुड़े हुए कुछ पैसों में से 1000 रुपए रोहित के हाथ में दे देती है। रोहित और नेहा घूमने चले जाते हैं। रोहित और नेहा पर सुमन देवी की बातों का कोई असर नहीं होता था। दोनों रोज घूमने फिरने चले जाते थे और पैसे उड़ा देते थे। अब सुमन देवी ने रोहित पर नौकरी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। रोहित जब भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता तो नेहा को भी अपने साथ ले जाता। अब जब नेहा साथ होती तो रोहित उल्टा सीधा इंटरव्यू जल्दबाजी में दे देता। उसके बाद वो दोनों फिर घूमने निकल जाते। इंटरव्यू तो एक बहाना था, वो दोनों तो बस घूमने का मौका ढूंढते थे। अब इंटरव्यू देने के लिए सुमन देवी बेचारी रोहित को आने जाने के पैसे भी देती और उसे थोड़ी पता था कि रोहित इंटरव्यू जल्दबाजी में देता था। उसे तो बस यही पता चलता था कि रोहित इंटरव्यू में फेल हो गया है, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है। पर असली सच सुमन देवी को पता ही नहीं चल पाता था। पर एक दिन सुमन देवी ने अपने काम से लौटते समय बहू और बेटे को ठेले से चाट पकौड़ी खाते हुए देख लिया और वो हैरान रह गई। आज तो रोहित का इंटरव्यू था। मैं जब काम पर निकली थी तो रोहित को इंटरव्यू देने जाने के लिए बस का किराया देकर गई थी, पर इस समय तो रोहित को ऑफिस में होना चाहिए था जहां इसका इंटरव्यू है। ये दोनों तो यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं। सुमन देवी रोहित और नेहा के पास जाती है। अरे माँ, तुम और यहाँ? हाँ, आज जल्दी घर लौट रही थी, पर तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना शाम का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। नेहा का मन था चाट पकौड़ी खाने का, तो हम दोनों यहीं रुक गए। बस घर जा ही रहे थे, साथ चलते हैं। हाँ, और थोड़ा पैक भी करवा लेंगे, घर पर जाकर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। सुमन देवी समझ चुकी थी कि ये दोनों बिल्कुल भी समझदार नहीं है। रोहित के साथ साथ नेहा भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वो भी पैसों को जोड़ना नहीं जानती और ना ही उसे आगे आने वाले भविष्य की कोई चिंता है। रोहित और नेहा सोचते थे कि उनकी माँ की सरकारी नौकरी है, पैसे तो आते ही रहेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सुमन देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे काम पर नहीं जा सके। उनकी तनख्वाह रुक गई और घर में पैसे की तंगी आ गई। सुमन देवी की नौकरी छूट गई और उन्हें सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। बस उन्हें पेंशन ही मिल रही थी, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक नेहा भी प्रेग्नेंट हो गई। अब सब कुछ एक साथ। जब जिम्मेदारियां बढ़ी तब जाकर रोहित और नेहा को समझ आई, पर अभी कुछ था जो बताना बाकी था। माँ, तुम ठीक कहती थी कि खर्चा कम करें, संभाल कर करें, जोड़ कर रखें, पर मैंने और नेहा ने आपकी बात को कभी नहीं माना। आज एकदम से सारी परेशानियां सिर पर आ गई। इधर नेहा प्रेग्नेंट है, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। सब कैसे होगा माँ? चिंता मत कर, मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है। बस तुझे पूरी मेहनत के साथ नौकरी करनी होगी। समय पर जाना है, समय पर आना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखना बेटा। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं अब कोई लापरवाही नहीं करूंगा।
मैं वचन देता हूँ मैं खूब मेहनत करूंगा। सुमन देवी बहुत सालों से सरकारी नौकरी करती आ रही थी। इस वजह से सुमन देवी ने बात की और रोहित को सरकारी नौकरी मिल गई। रोहित खूब मेहनत से नौकरी करने लगा। अब उसने फालतू खर्च करने भी बंद कर दिए। नेहा भी समझदार बन गई। उसने भी जोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो अपने आने वाले बच्चों के लिए जरूरत के पैसे निकाल सके। जब रोहित नौकरी पर जाने लगा तो सुमन देवी ने घर पर रहना और नेहा की देखभाल करना शुरू कर दिया। सुमन देवी को खुशी थी कि आज उसके बेटा बहू जिम्मेदार हो गए थे। लखनऊ शहर में रहने वाली उर्मिला के घर को देखकर तो सभी को लगता था कि उर्मिला की पांचों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि उसके घर में 5 सरकारी नौकरी वाली बहुएं जो थी। उर्मिला की सबसे बड़ी बहू सीमा सरकारी डॉक्टर थी, दूसरे नंबर वाली पूजा पुलिस ऑफिसर, तीसरे नंबर वाली बहू नेहा कॉलेज में प्रोफेसर, चौथे नंबर वाली आरती बैंक में मैनेजर और सबसे छोटी बहू निशा सरकारी वकील। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल उर्मिला के घर का भी था। पांचों बहुओं को अपनी अपनी सरकारी पोजीशन का घमंड था। भले ही उसकी बहुएं कितने भी बड़े सरकारी पद पर काम क्यों न करती हों, लेकिन घर में हमेशा अपनी अपनी सरकारी पोजीशन को लेकर आपस में लड़ती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती थी, जिससे उर्मिला काफी परेशान थी। पूजा, तुम अपनी पुलिसगिरी का रुआब मत दिखाओ। मैं भी एक सरकारी डॉक्टर हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या हुआ अगर आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ काम देती रहेंगी। पूजा भाभी, आज सीमा दीदी ने आपको काम दे दिया तो आप चिल्लाने लगी, और जब आप मुझे अपना काम देती हो उसका क्या? ऐसे लड़ते झगड़ते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सवेरे सवेरे उर्मिला अपने मंझले बेटे मोहित के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मोहित बेटा, चलो अब जल्दी से उठ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग माँ। आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? ये लो बेटा प्रसाद। माँ, आज तुम मंदिर गई थी क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी। ओह माँ, मैं तो भूल ही गया था। भला अपना जन्मदिन भी कोई कैसे भूल सकता है बेटा? माँ, ये सब चीजें याद रखने के लिए लाइफ में थोड़ी शांति होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद तो मेरी लाइफ में शांति रही नहीं गई है, इसलिए ना ये सब चीजें याद रहती हैं और ना ही मन करता है सेलिब्रेट करने का। इस घर की अशांति की वजह से आज मेरा बेटा अपने जन्मदिन वाले दिन भी कितना दुखी है। अरे क्या हुआ माँ, आप मेरी बातें सुनकर किन ख्यालों में खो गई? बेटा, क्या पूजा बहू ने तुम्हें अभी तक बर्थडे विश नहीं किया? क्या वो अपनी नौकरी में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहा? अब जाने भी दीजिए माँ, उसे अपनी पुलिसगिरी से फुर्सत मिले तब तो वो मुझे बर्थडे विश करे ना, लेकिन उसे तो कुछ भी बोलो तो सिर्फ एक ही बात बोलती है, अंदर कर दूंगी। तुम दुखी मत हो मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मोहित अपनी माँ से अभी ये पूछ ही रहा होता है कि इतनी देर में बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पांचों बहुएं एक दूसरे से झगड़ रही होती हैं। अरे क्यों इतनी सुबह सुबह एक दूसरे पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? चुप हो जाओ सबकी सब। आप रहने दीजिए माँ जी, ये हम लोगों के आपस की बात है और इन सब से निपटना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम क्या बताओगी? मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी पोस्ट में कितनी पावर है, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम पांचों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? भाभी, अगर आप अच्छी पोस्ट वाली हैं तो क्या हुआ? आखिर हमारे पास भी तो सरकारी नौकरी है। हाँ पूजा भाभी, आरती भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हम सब भी तो सरकारी नौकरी वाले ही हैं। अभी अगर मैंने तुम लोगों को अपनी पावर दिखाई ना, तो तुम सारी की सारी जेल में नजर आओगी, समझी? तो मुझसे पंगा मत लेना और मुझसे बराबरी करने की तो सोचना भी मत। अब बस भी करो तुम सब की सब। क्या ये सरकारी नौकरी का राग लगा रखा है? अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे तुम्हारी ऐसी सरकारी नौकरी को जिसने घर में इतनी अशांति फैला रखी है। इस घर में तो एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। माँ जी, अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जीना मुश्किल हो गया है? अरे माँ, आप क्यों इन सबके झगड़ों में पड़ रही हो? लड़ने दो इन्हें आपस में जितना लड़ना है, इनके पीछे आप क्यों अपना खून जला रही हो? हाँ हाँ, आपको इन सब बातों से क्या? कोई आपकी बीवी की कितनी भी बेइज्जती करे, आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फर्क तो तुम्हें भी मेरी किसी चीज से नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, सुबह सुबह तुमसे बात करके मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। अब ऐसा क्या खास है आज के दिन में? और मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है, तो तुम मुझसे बात ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे भाभी, आप जेठ जी से क्यों लड़ रही हो? कम से कम अपनी पुलिसगिरी जेठ जी पर तो मत झाड़िए। नेहा, तुम तो चुप ही रहो। तुम अपना ये लेक्चर अपने कॉलेज में देना, वहाँ काम आएगा। मुझे तुम्हारे इस लेक्चर की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाभी, सच बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? हाँ, पर वैसे भी पुलिस वालों को सच कहाँ बर्दाश्त होता है। बिल्कुल सही कहा नेहा तुमने। शायद इसीलिए सब लोग पुलिस वालों को घूसखोर और लुटेरे कहते हैं और उनकी पीठ पीछे तो न जाने कितनी गालियां देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को हमेशा इज्जत और दुआएं देते हैं। हम डॉक्टरों को तो लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। मैंने भी पुलिस वालों के बारे में यही सब सुना है। इन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। भले ही सामने सब डरते हो, लेकिन उनकी पीठ पीछे तो सब गालियां ही देते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी यही सब सुना है। अब चुप भी रहो तुम सब की सब। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, हम भी देख लेंगे। आपसे डरते हैं क्या हम लोग?
हाँ, हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत। इतना कहकर पांचों अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं और मोहित भी गुस्से में ऑफिस चला जाता है। और फिर इसके बाद उर्मिला सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अब वो अपनी बहुओं की रोज रोज की इस लड़ाई से तंग आ चुकी थी। इन्हीं सब के कारण वो अपने पड़ोसियों से नजर तक नहीं मिला पाती थी, लेकिन फिर भी वो कभी अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की बुराई नहीं करती थी, बल्कि उनकी तारीफों के पुल ही बांधा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन उर्मिला अपनी सभी बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, सुनो बहुओं, गांव से फोन आया था कि तुम्हारी दादी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम सबसे मिलना चाहती हैं, इसीलिए तुम सब अपने कामों से छुट्टी ले लो, हमें कल ही गांव के लिए निकलना होगा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? आप तो जानती हैं हम पुलिस वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, और गांव जाना मतलब 2-3 दिन की छुट्टी। ना बाबा ना, मेरा जाना तो मुश्किल है, आप इन सबको ले जाइए। हाँ, जैसे कि हमारा काम तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, अब कुछ ही दिनों में कॉलेज में पेपर शुरू होने वाले हैं, तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप एक काम करिए, सीमा दीदी को ले जाइए, वो तो एक डॉक्टर भी है। नेहा, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? गांव में और भी तो डॉक्टर होंगे, वो दादी माँ को देख लेंगे। मुझे यहाँ मेरे पेशेंट भी तो संभालने हैं, और वैसे भी मेरे सीनियर डॉक्टर मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती। आप आरती को ले जाओ। हाँ, जैसे कि मेरे बैंक में तो काम होता ही नहीं है, मार्च महीना है और क्लोजिंग का समय है, तो बहुत काम है। आप एक काम करिए, निशा को ले जाइए। क्यों, मैं क्या फालतू नजर आती हूँ? सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी। तुम सबकी सब माँ जी के साथ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आगे कर रही हो, और वो भी गाँव? ना बाबा ना। इसके बाद उर्मिला की बहुएं बिना उसका जवाब सुने ही वहां से चली जाती है। उर्मिला को उनके टाल मटोल देखकर बहुत तकलीफ होती है। कहने को तो उसकी 5 बहुएं होती हैं, लेकिन उसकी बात सुनने वाला या उसका कहना मानने वाला उस घर में कोई नहीं था। फिर अगले दिन उर्मिला अपनी बहुओं के बारे में सोफे पर बैठी सोच ही रही होती है कि तभी उसका बेटा मोहित ऑफिस से घर आता है और अपनी उदास माँ को देखकर कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आप इतना उदास क्यों हैं? बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपने 5 पोता बहुओं से मिलना चाहती हैं। तो माँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कल ही हम सबके सब गाँव चलेंगे। बेटा, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं? 5 ने अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाते हुए एक झटके में मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। आप उदास मत हो माँ, हम दोनों ही चलते हैं दादी जी से मिलने। इनको जाने दो, इन्हें तो अपने सरकारी नौकरी के घमंड के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर अगले ही दिन उर्मिला और मोहित अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद 5 आए दिन आपस में लड़ती रहती हैं और जो मन में आता है वो करती हैं। फिर कुछ दिन बाद जब उर्मिला और मोहित गांव से लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में पार्टी चल रही है। जिसके बाद उर्मिला अपनी बहुओं से कहती है, तुम 5 को पार्टी करने का टाइम है, लेकिन अपनी सास और पति के लिए टाइम नहीं है। आज तक तुम लोगों ने बहू होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई और न ही कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे सास और पति को क्या चाहिए। तुम सबको तो बस अपनी एक सरकारी नौकरी से प्यार है। तो फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है, तुम 5 अपना सामान बांधो और अपने अपने मायके चली जाओ और वहीं जाकर अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाओ। जाओ तुम सब यहाँ से, अब बहुत हो गया। उर्मिला का ये रूप देखकर 5 की 5 डर जाती हैं, साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। सभी हाथ जोड़कर उर्मिला से माफी मांगती हैं और फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का रौब ना दिखाने का वादा करती हैं और साथ ही साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाने की भी कसम। चंदनपुर गांव में सोमू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने परिवार का भरण पोषण बांस काट कर करता था। सरकार, मैंने ये सारे बांस काट दिए हैं। ठीक है, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। पैसे लेकर सोमू अपने घर के लिए निकल जाता है। महीने भर से यहाँ बांस काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी बचत नहीं होती। इतने पैसों में तो घर भी मुश्किल से ही चलता है। कोई कमाए तो भी क्या कमाए, महंगाई ही इतनी हो गई है। कितना भी काम करो कम ही पड़ता है। कहते हुए घर पहुँच जाता है। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आज ये तूफान इतना शांत क्यों है? कहीं ये तूफान से पहले वाली शांति तो नहीं? फिर सोमू हाथ मुंह धो लेता है और खाना खाने बैठ जाता है। जी सुनिए, अगले महीने गुड़िया का जन्मदिन आ रहा है। हाँ, पता है मुझे। मैं ना आज बाजार गई थी तो मैंने बहुत सुंदर कपड़े देखे। वो हमारी गुड़िया के ऊपर बहुत जचेंगे। आप कहो तो मैं ले आऊं? ठीक है, ले आओ, पर कितने के हैं? ज्यादा नहीं, बस 2000 के। सोमू खाना खाते खाते अटक जाता है और खांसने लगता है। पानी। क्या 2000 के? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें पता है कि मैं कितनी मेहनत करके एक एक पाड़ जोड़ता हूँ और तू मेरी सारी मेहनत एक पल में ही बर्बाद करना चाहती है? इतनी छोटी बच्ची को 2000 रुपए के कपड़े पहनाएगी? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2000 रुपए के कपड़े नहीं पहने। नहीं पहने तो नहीं पहने, तो क्या आप हमारे बच्चों को भी ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाएंगे? किसी भी चीज के लिए अपनी बेटी को मैंने तरसाया हो तो बता।
मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि मेरे हाथ बहुत तंग हैं, इसलिए महंगे कपड़े मत दिलवाओ। तो छोड़ क्यों नहीं देते ये बांस काटने का धंधा और शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ही ढूंढ लो। पर मैं ये बांस काटने का धंधा क्यों छोड़ूं? ये हमारा पारंपरिक धंधा है। मैं नहीं जाऊंगा शहर नौकरी के लिए। ठीक है, तो कपड़े तो मैं वही दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुझे मेरी सुननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? और थाली छोड़कर चला जाता है। फिर आए दिन मालती और सोमू के बीच पैसों को लेकर किचकिच होने लगी। एक दिन सोमू बांस काटकर थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की लड़ाइयों से। पर वैसे मालती ठीक ही कहती है कि मुझे शहर जाकर नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अगले दिन सोमू शहर नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नौकरी ढूंढने के लिए मैं शहर तो आ गया, पर करूंगा क्या? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। शहर में दिन भर भटकता रहता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। शाम को घर आकर, क्या हुआ, मिली कहीं नौकरी? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे बांस काटने के अलावा और कोई काम नहीं आता, तो मुझे कोई नौकरी क्यों देगा? अगले दिन वो फिर से शहर के लिए निकल पड़ता है। दिन भर भटकने के बावजूद आज भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। मायूस होकर वो एक गार्डन में बैठ जाता है। आज भी लगभग पूरा दिन ही हो गया और मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे घर में तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे। तभी उसे कुछ बांस के ट्रक दिखाई देते हैं। अरे, बांस के इतने सारे ट्रक, ये कहाँ जा रहे हैं? और उन ट्रकों का पीछा करते हुए वो एक कारखाने में पहुंच जाता है, जहां पर उसे तरह तरह की बांस की चीजें दिखाई देती हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर चीजें। मगन नाम का एक आदमी वहां पर आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या है? अरे नहीं भाई, मैं तो बांस देख रहा था कि बांस की भी इतनी सुंदर सुंदर चीजें बन सकती हैं। हाँ भाई, आजकल शहर में लोग बांस की बनी चीजों की बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे कारखाने में काम कर सकता हूँ? नहीं भाई, अभी तो हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। वैसे भाई, एक बांस तुम कितने में खरीदते हो? अरे भाई, ये सब बांस के ऊपर है कि बांस कैसा है। सोमू मगन से बांस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लेता है और मन ही मन हिसाब लगाता है। एक बांस की इतनी ज्यादा कीमत, और अगर हम बांस की चीज बनाकर बेचें तो उसकी कीमत तिगुनी हो जाती है, और मुझे बांस काटने पर उसकी आधी कीमत भी नहीं मिलती थी। फिर सोमू घर पहुंचकर लाला जी के यहाँ पहुंचता है। लाला जी, आप हमें बांस काटने पर बहुत ही कम कीमत देते हो, मुझे अपनी मजदूरी बढ़ानी है। अरे सोमू, तुझे अचानक क्या हुआ रे? इतने सालों से तो तू मेरे यहाँ इन्हीं दामों में काम कर रहा है, तो अब क्या हुआ? नहीं लाला जी, मुझे अपनी मजदूरी बढ़ानी है। देख भाई, तुझे इतने ही पैसे में काम करना है तो कर, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे मजदूर हैं, मैं उनसे काम निकलवा लूंगा, समझा? सोमू घर पहुंचता है। क्या हुआ, लाला जी ने पैसे बढ़ाए? नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। क्या, काम से निकाल दिया? अब हम क्या करेंगे? मेरा दिमाग पहले ही खराब है और मैं तेरी किटकिट सुनकर और ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, समझी? इसलिए थोड़ी देर मुझे शांति से बैठ जाने दे। मालती मुंह फुलाकर बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? बांस कटवाना तो लाला ने बंद ही कर दिया। मैं भी बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे ही पैसे बढ़ाने का भूत सवार था। उतने में ही काम कर लेता, कम से कम घर तो चलता। और जो बांस घर में कटे हुए पड़े हैं, उनका क्या करूंगा? यहाँ तो कोई खरीदेगा भी नहीं। फिर सोमू को वो कारखाने वाली बात याद आती है। अरे हाँ, कारखाने में जैसे इतनी सारी चीजें बनी थी, तो क्यों ना मैं भी ऐसी ही चीज बना कर देखूं। बस फिर क्या था, वो बांस की तरह तरह की चीजें बनाने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी सही से नहीं बन पाता। मुझसे तो कुछ भी नहीं बन रहा है। एक काम करता हूँ, इन बांसों को उस कारखाने में ही बेच आता हूँ। पर इतने सारे सामान को मैं ले कैसे जाऊंगा? तभी उसे दूर एक ठेला दिखाई देता है और वो उस ठेले पर सारे बांस रखकर शहर जाने लगता है और उसी बांस के कारखाने में पहुंच जाता है।
अरे भाई मगन, अरे सोमू भाई आप? भाई मैं तुम्हारे कारखाने के लिए बांस लेकर आया था। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमें अभी बांस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मगन उसे बांस के बदले पैसे देने लगता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे पैसों के बदले अपने कारखाने में बनी हुई चीजें दे सकते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। फिर सोमू उन सभी सामानों को अपने साथ गांव में ले जाता है और अपने ठेले पर रख कर बेचने लगता है। गांव वाले गांव में नई नई चीजें देखकर सोमू के ठेले के पास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कितने की है भाई? ये कितने की है? देखते ही देखते सोमू के ठेले के सारे सामान बिक जाते हैं। रात को घर जाकर मालती देख, आज तो काफी कमाई हो गई। इतना तो मैं बांस काट कर महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। तब से हर रोज सोमू जगह जगह से कुछ बांस काट लेता और ठेले पर रखकर कारखाने में बेच आता और वहाँ से बहुत सारे डेकोरेटिव पीस लेकर आता और साथ ही अपने घर पर भी ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करता। सोमू बहुत दिनों तक ऐसे ही मन लगाकर काम करता रहा। कुछ दिनों बाद अरे मालती, मैं क्या सोच रहा था कि मैं एक जमीन का टुकड़ा लेकर उस पर बांस की खेती शुरू करूं। तुम्हारा क्या कहना है? अरे हाँ, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। फिर सोमू जमीन का टुकड़ा लेकर उस पर बांस लगा देता है और हर रोज जो भी बांस में काट कर लाता उनसे कुछ नई नई चीज बनाने की कोशिश करता। मालती ये देख, आज मेरी मेहनत रंग लाई। मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा था ये सब चीजें बनाने की। ये देख, आज मैंने ये पना ही लिया। ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और फिर इसी तरह 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 की चीजें बनाने लगता है। सोमू अपनी बनाई हुई सभी चीजें गांव में बेचने लगता है। फिर बचे हुए अपने पैसों से एक दुकान खरीद लेता है। अरे आओ आओ, और बांस से बनी हुई सुंदर सुंदर चीजें ले जाओ। अरे भैया आओ आओ। सभी गांव वालों को सोमू की बनाई हुई बांस की चीजें बहुत पसंद आने लगी। अब सोमू खुद से नई नई चीजें बनाता और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। कुछ ही समय में उसने और भी जमीन ले ली और गुड़िया को भी अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब हमारी गुड़िया भी बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाला उसे देखकर जलने लगा। ये कल का आया हुआ लड़का मेरी ही जमीन पर से बांस काटता था और अब खुद की जमीन ले ली और मेरी बराबरी करना चाहता है। मैं इसे बताता हूँ कि लाला से पंगा लेना अच्छा नहीं है। जग्गू, राका, इस 2 कौड़ी के आदमी की दुकान में आग लगा दो। ठीक है बॉस, हम आज ही रात को सारा काम कर देंगे। राका और जग्गू दोनों रात को जाकर सोमू की दुकान में आग लगा देते हैं। सोमू भाई, तुम्हारी दुकान में आग लग गई। क्या दुकान में आग लग गई? और आग बुझाने के लिए जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाय, हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए। अगर मेरी दुकान जल गई तो क्या हुआ? मेरा हुनर तो नहीं चला ना। मैं फिर से मेहनत करूंगा और इस बार और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। अगले ही दिन सोमू अपने खेत में से सारे बांस काट लाता है। लगता है दुकान जलने के गम में बावरा हो गया है। फिर सोमू अपनी दुकान की जगह साफ करवाकर बहुत ही सुंदर बांस की दुकान खड़ी कर देता है और घर पर बची हुई चीजें दुकान में रख देता है। अरे देखो भैया, सोमू ने अपनी दुकान को कितना सुंदर बना लिया है। हाँ भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और फिर उसकी दुकान और भी ज्यादा चलने लगी। एक दिन गांव के कुछ आदमी सोमू की दुकान पर आते हैं। अरे भाई, क्या तुम हमें भी अपनी तरह ये बांस की चीजें बनाना सिखा दोगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे और भी लोगों की जरूरत है। लाला इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा जलने लगा। ये सोमू क्या साबित करना चाहता है? फिर एक दिन लाला उन आदमियों के पास जाता है। भाइयों, ये सोमू तुम्हें ठगने की कोशिश कर रहा है। तुम उसके झांसे में फंसकर जाओगे और वो तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ठगने की कोशिश कौन कर रहा है? ये हमें भी दिखता है लाला। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। तुम कोई अंबानी की औलाद हो जो मैं तुम्हें याद रखूं? मैं तुम्हारे यहाँ काम करने वाला एक मजदूर हूँ जिसे तुमने धक्के मार के निकाल दिया था। तुम्हारे निकालने के बाद हमें सोमू ने ही सहारा दिया और उसकी दुकान में काम पर रखा और हमें भी बांस की चीजें बनानी सिखाई। अब हमारा गांव बांस की चीजों के लिए पहचाना जाएगा, समझे? अरे भाइयों, इस लाला ने मेरे भी बहुत से पैसे खा रखे हैं। मारो इसे। हाँ, मारो इसे। इसने तो मुझे भी ठगा है। फिर सभी लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं।
बहुत जोर जोर से मारा सबने। सबके हाथ बांस काट काट कर बांस से भी कठोर बन चुके हैं। मेरी हड्डियां अब पूरी तरह जुड़ेंगी भी या नहीं पता नहीं। हाय राम, बहुत दुख रहा है। अब गलती से भी किसी से नहीं भिड़ूंगा। एक दिन सोमू की दुकान पर शहर से एक बहुत बड़ा आदमी आता है। अरे भाई, तुम्हारा ही नाम सोमू है? हाँ हाँ साहब, मैं ही सोमू हूँ। कहिए आपको क्या चाहिए? दीवार पर टांगने के लिए सामान या कोई बांस का लैंप, बांस की बोतल या कुछ और चीज? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बांस की दुकान बहुत ही ज्यादा पसंद आई। क्या तुम मेरे लिए एक बांस का घर बना सकते हो? सोमू सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं आपका घर बना दूंगा। फिर सोमू ऐसे ही बांस के घर और अलग अलग तरह की चीजें बना बना कर बहुत ही अमीर हो गया। अब उसने अपना एक खुद का बांस का कारोबार खड़ा कर लिया था और चंदनपुर के लोगों को भी बांस का काम सिखाकर जगह जगह पर अपनी दुकान खोल लेता है।